Welcome you all once again to our channel Eklavya Academy Cast Lunch, the platform for lives and dreams. रीजनिंग प्रैक्टिस सीरीज के आज हम 6 सेट लगाने वाले हैं। डेली शाम 7 बजे हम जो प्रैक्टिस सेट रीजनिंग के लगा रहे हैं। अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं, लाइक सबसे ज्यादा यूपीपी यानी यूपी पुलिस की वैकेंसी जो है आने को है। बाकी और भी एग्जाम्स एसएससी जीडी के तो खैर ओवर हो चुके हैं, यूपीएससी एसएससी जीडी, बट आगे भी वीडियो और बाकी के अदर स्टेट्स के एग्जाम जो होते रहते हैं रीजनिंग, ये सभी में ऐसे क्विज हैं, ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सारे एग्जाम्स जिसमें भी रीजनिंग आती है सबके लिए बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, तो हम विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जल्दी जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए। 7 बजे सब लोग बिल्कुल प्रिपेयर रहा करिए, अपने कॉपी पेन लेके तैयार रहा करिए, क्योंकि डेली शाम 7 बजे हम लोग यहाँ मिलते हैं लाइव सेशन में और हम क्विज लगाते हैं लाइव। बाकी चलो देखते हैं आज कौन अच्छा परफॉर्म करता है। जिसके भी आंसर्स आते जाएंगे, जितने भी लोग हैं लाइव, वो सब कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स को देते जाएंगे। ठीक है ना, तो ओके, आज स्टार्ट करते हैं क्विज। आज का पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पे सामने। शब्द फॉरेन में वर्णों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके 2 वर्णों के मध्य उतने ही वर्ण हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके मध्य होते हैं। ठीक है, तो ये स्पेशली जो लोग जितने भी स्टूडेंट्स क्लास वाले लगा रहे हैं यहाँ पे, वो सब मुझसे पढ़े हुए हैं। इस सवाल को लगाने का सबसे सटीक और बेहतरीन तरीका, जल्दी से वो लोग लगाइए और बाकी जितने भी लोग जुड़े हैं वो सभी अपना आंसर दीजिए। ठीक है, जल्दी जल्दी से। देखते हैं, सबसे पहले जल्दी से आंसर करिए और बिल्कुल सही आंसर। देखिए, आंसर आने से मतलब नहीं है, मतलब है कि हमें जो आंसर लाना है वो जल्दी और सटीक लाना है, एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना है। ठीक है ना, आपने आंसर पहले कर दिया और गलत है तो उस जल्दी आंसर से कोई भी मतलब नहीं है, जैसा कि बेसिकली आप लोग क्लास में करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए, फॉरेन शब्द में ऐसे सवालों को मैंने आप लोगों को बताया है जब भी करना हो। यहाँ देखिए इस तरीके से, एक बार इधर से फॉरवर्ड और एक बार इधर से बैकवर्ड। जैसे कि देखिए एफ है ना, एफ से स्टार्ट करेंगे तो GHIJKL, एक भी मैच नहीं हुआ। ओ के बाद तो आगे कुछ है ही नहीं तो हम गिनेंगे भी नहीं, आर के बाद भी नहीं है, ई के बाद अगर देखेंगे तो FG। देखिए यहाँ भी जी आ रहा है और हम जो बोल रहे हैं उसमें भी जी आ रहा है, इसका मतलब है अंग्रेजी वर्णमाला में और इसमें बिल्कुल सेम स्थान है, दोनों का सेम जगह। ठीक है, सो आई से देखेंगे तो आई जे के एक भी नहीं है, जी से भी नहीं है, तो इधर से हमें एक पेयर मिल चुका है ई और जी। इधर से देखेंगे तो एन के बाद ओ पी क्यू आर। ठीक है ना, तो एन और आर एक पेयर और मिल चुका हमें जो सेम है। ठीक है ना, उसके बाद जी से गिनेंगे तो HIJKL एक भी नहीं मिला। आई से गिनेंगे तो JKLM नहीं है, ई से FGH, आर से भी नहीं है और ओ से भी नहीं है, तो 2 पेयर हो चुके हैं। सो आंसर इज 2, ए ऑप्शन। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यदि रेमिट को स्टार ये 3@7 और कौंसल को CONSUL को इस तरीके से लिखा जाता है, ये 6 ही है ना, 1 2 3 4, हाँ, तो OCELOT को किस प्रकार लिखा जाएगा? बहुत इजी सवाल है, बहुत ही इजी। जल्दी से सेकंड्स में आंसर करिए इसका और फिर हम देखते हैं इसका आंसर कौन सा होगा। चलिए, बहुत इजी था। देखिए, जो जिसके वर्ड के सामने लिख रहा है, बस आर का कोड ये होगा, ई का कोड ये होगा, एम का कोड ये होगा, 3 आई का होगा ये, इस तरीके से। तो हम सबसे पहले देखेंगे, हमें ओ का कोड चाहिए, तो ओ का कोड परसेंटेज हो गया, यानी कि ओ का परसेंटेज। ठीक है ना, और उसके बाद सी का चाहिए तो सी का हो गया बराबर, परसेंटेज बराबर सभी में है। थर्ड नंबर पे देखिए क्या चाहिए हमें, ई, और ई का कोड था इधर से सेकंड और इधर से जो सेकंड है वो क्या है, ये, और ये इसी में आ रहा है। सो आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड। 5:45 पर घड़ी की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा? बस 15 सेकंड का सवाल होता है ये, जल्दी से इसका आंसर करिए।
और अगर आप 15 सेकंड में नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब अभी आपकी प्रैक्टिस कम है और या फिर आपको सही अप्रोच नहीं पता है। ठीक है, तो जल्दी से आंसर करिए अपना इसका। देखते हैं कौन पहले आंसर करता है। चलिए, देखिए बस इतना सा सवाल होता है। ये मैंने आपको जो मेथड कराया है उसमें बताया हुआ है कुल कोण प्लस माइनस मिनट का आधा। ठीक है ना, तो जो लोग अभी मुझसे पढ़े हुए हैं और अभी नहीं पढ़े हैं तो वो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, उसके बाद ये चैप्टर पढ़ लीजिए, उसके बाद आप इसको सेकंड्स में कर लेंगे। तो देखिए 5:45 का मतलब हो गया 1 सुई 5 पे 1 सुई 9 पे, कुल कोण इन दोनों के बीच कितना हो गया 120 डिग्री का। और मिनट का आधा, मिनट कितना है 45, और 45 का आधा कितना होता है 22.5। ठीक है ना, 5:45 में यानी कि घंटे वाली सुई पीछे है मिनट वाली सुई से, तो उसकी तरफ जाएगी तो माइनस 120 में से 22.5 घटाएंगे तो आंसर इज 97.5। तो हमें केवल क्या करना था, 5 और 9 के बीच 120 का कोण, मिनट का आधा 22.5, उसको घटा देना है, बस हो गया आंसर। ठीक है, ये तो देखिए मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ, यानी अगर किसी को थोड़ा सा भी हिंट चाहिए या अभी उसका आंसर नहीं निकल पाया है तो वो समझ जाए। अदरवाइज आप अगर समझे हुए आंसर करेंगे तो मेरे बताए हुए टाइम से भी आधे टाइम में आपके आंसर आ जाने चाहिए। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फोर्थ क्वेश्चन है, यदि परसों शुक्रवार है तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था। ये भी 10-20 सेकंड का सवाल है, बस जल्दी से करिए इसको। देखिए बहुत इजी है, यदि परसों शुक्रवार है तो आज कौन सा दिन है, वेंसडे, और आज तो वैसे भी बुधवार है। ठीक है ना, परसों शुक्रवार आने वाला है ना, तो आज क्या है, वेंसडे है। तो अगर आज वेंसडे है तो पूछ रहे हैं कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था, तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था, तो कल क्या हो था पूछ रहे हैं ना, तो कल क्या था, मंगलवार। भाई अगर परसों शुक्रवार है तो आज बुधवार है, और कल से का मतलब हो गया कल क्या था, मंगलवार, गया हुआ, क्योंकि था लगा हुआ है। और कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था, देखिए -3 कर दीजिए, और मंगलवार से अगर हम -3 करेंगे तो सोमवार, रविवार और शनिवार, हम कहाँ पहुंच जाएंगे, ऑप्शन ए शनिवार। और वैसे भी अगर आप गिनेंगे तो देखिए कल से 3 दिन पहले तो मंगलवार पहला दिन, कल से बोला है ना तो मंगल ऐड होगा, दूसरा दिन कौन सा हो जाएगा, सोमवार, तीसरा दिन कौन सा हो जाएगा, रविवार, उससे 3 दिन पहले पूछा गया तो भी शनिवार। तो कैसे भी कर लीजिए आप, आंसर आपका आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए शनिवार आएगा। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फोर्थ क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला सवाल है, फोर्थ नहीं सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको यहाँ पे एक सीरीज दे रखी है, आप देख पा रहे होंगे, इस आधार पर नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है, 5वां और 6ठा। ठीक है, जल्दी से देखिए, बहुत इजी सवाल है अभी स्टार्टिंग में इन सब में। और वैसे भी देखिए बेसिकली जितने भी हम टारगेट ज्यादातर एग्जाम्स कर रहे हैं उसमें बेसिकली रीजनिंग के बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, और जो आते हैं वो हम बीच बीच में कवर करते रहेंगे। ठीक है ना, तो जैसा भी पैटर्न आता है मैं उसी अकॉर्डिंग आपको लगवा रही हूँ ये सवाल। आई थिंक देख लिए होंगे इतनी देर में, तो इतना कोई टफ सवाल नहीं। क्या पूछा गया है, दी गई श्रृंखला में से कितने वर्ण हैं जिनके ठीक बाद एक संख्या है, यानी कि अक्षर संख्या। देखिए कितने वर्ण ऐसे हैं, कितने अक्षर, वर्ण का मतलब हो जाता है कितने अक्षर ऐसे हैं जिनके ठीक बाद एक संख्या है। समझ में आया, तो हमें क्या चाहिए, एक अक्षर चाहिए और उसके बाद एक संख्या चाहिए। तो अगर हमें ये दोनों का पेयर चाहिए, अक्षर और संख्या, देखिए अक्षर संख्या एक पेयर ये रहा, फिर से हम केवल अक्षर देखेंगे क्योंकि उसके बाद हमें संख्या देखनी है ना, तो अक्षर के बाद संख्या नहीं है, फिर हम केवल अक्षर पे ध्यान देंगे, यहाँ एन के बाद भी नहीं है, टी के बाद भी नहीं है, वाई के बाद संख्या है। ठीक है ना, ई के बाद भी नहीं है, 4 9 इसके बाद, जी के बाद भी नहीं, एच और एच के बाद 5। ठीक है, तो हमें कितने मिल गए, एच 5 मिल चुका है, और हमें मिल चुका है वाई 3, और हमें एक मिल चुका है। देखिए यहाँ पे अक्षर से पहले तो संख्या है, लेकिन हमें तो अक्षर के बाद संख्या चाहिए, तो 3 आ चुके हैं ऐसे पेयर, आंसर इज ए। ठीक है, और द नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ इज,
इसी श्रृंखला से, इसी सीरीज से हमने पहले ही बताया था, ठीक है ना। तो देखिए, यदि दी गई श्रृंखला में सभी चिन्हों को हटाया जाता है तो बाएं छोर से 17वें तत्व के बाएं से चौथा तत्व क्या होगा, एलिमेंट कौन सा होगा। देखिए, बहुत ही जल्द हम जो है इस जितने भी वीडियो के क्वेश्चंस हम लगाते हैं ये दोनों बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होंगे, इंग्लिश में भी होंगे और हिंदी में भी होंगे, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सेट लगाना तो चाहते हैं लेकिन उन्हें हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत आती है, क्योंकि वो एक्चुअली जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं वो इंग्लिश मीडियम से हैं, तो उन्हें हिंदी की चीजों को जल्दी से समझने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो कुछ टाइम बाद हम दोनों ही बाइलिंगुअल में लगाएंगे, यानी हिंदी इंग्लिश, किसी भी मीडियम के स्टूडेंट्स हो उनको कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाने में कोई भी परेशानी ना आए, ठीक है ना। तो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो इंग्लिश मीडियम की वजह से अभी सेट नहीं लगा रहे हैं, आप उनको बोल दीजिएगा कि जल्द ही बाइलिंगुअल सेट लगेंगे और हम दोनों ही लैंग्वेज में सेट को लगा पाएंगे, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर जल्दी जल्दी करिए। देखिए, दी गई श्रृंखला में सभी चिन्हों को हटा दिया, ठीक है, भी हटा देंगे तो बाएं छोर से 17, देखिए हम इस वाले एम वाले छोर से 17 जाएंगे, ठीक है, और 17वें तत्व के बाएं से चौथा तत्व, देखिए बाएं 17 जाएंगे और बाएं लौटेंगे, तो हम क्या करें, 17 में से यही चार घटा दें, 17 में से 4 घटा देंगे तो 13 बचेगा ना, तो हम 13 सीधा सीधा 13 गिन देंगे एम से, और किसको हटाना है, सभी चिन्हों को हटा देंगे, तो पहला ये, दूसरा ये तो हट गया, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये हट चुका है, और ये भी हट चुका है, तो 1 2 5 हो चुके थे, 6 7 8 9 10 11 12 और 13 हो जाएगा ई। सो द ऑप्शन इज बी, ठीक है ना। अगले सवाल पे आते हैं हम, और 7वां सवाल है ब्लड रिलेशन से, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। कोई ऐसा, देखिए ये वही लगा सकता है जिसके रिश्ते अच्छे होंगे। जनरली अगर आपको कभी कभी ऐसे ऐसे रिलेशंस निकल आते हैं, आपको पता ही नहीं इस रिलेशन को क्या बोलेंगे, तो इसलिए सबसे पहले अपने रिश्ते सुधारिए और उसके बाद इसको लगाइए, ठीक है ना। और जिन लोगों को आता है वो जल्दी जल्दी अपना आंसर करिए। एक महिला की ओर इशारा करते हुए रूपा ने विनोद से कहा कि वह मेरी माँ है और उसका इकलौता पुत्र तुम्हारे मामा है। वक्ता विनोद के पिता से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग तो घूम ही गए होंगे इस छोटे से सवाल में, और कुछ लोगों को समझ आ रहा होगा, तो वो जल्दी से लगा के अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। देखते हैं आंसर क्या होना चाहिए। वैसे क्या क्या आंसर आया, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए अपने अपने आंसर्स, किस किस के क्या क्या आंसर्स आए हैं। देखते हैं कितने लोगों के रिलेशंस अच्छे हैं, कितने लोग रिलेशंस को समझ पाते हैं, क्योंकि देखिए ये तो एक बेसिक रिलेशन का सवाल है ना, बचपन से हम रिलेशंस को सुनते आते हैं, जरूरी तो नहीं है कि रीजनिंग सीखने के बाद ही हम रिलेशन को बता पाएंगे, ठीक है। तो बताइए जल्दी जल्दी अपने आंसर्स। ओके, चलिए देखते हैं कितने लोगों के आंसर सही है। देखिए, वो एक महिला की ओर इशारा करते हुए रूपा ने विनोद से कहा कि वह मेरी माँ है, तो जिस महिला की ओर इशारा हो रहा है, तो रूपा कह रही है कि वह मेरी माँ है। कौन, जिसकी तरफ इशारा हो, ये महिला इसकी माँ है, ठीक है ना। और उनका इकलौता पुत्र, अच्छा उस रूपा की माता का इकलौता पुत्र रूपा का कौन होगा, भाई, तो इनका कोई पुत्र है। हम देखिए पुरुष को प्लस से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे कोई प्लस व्यक्ति आ गया और वो कौन हो गया, रूपा का भाई, ठीक है, क्योंकि इकलौता पुत्र है ना उसकी माता का। और वो कह रही है उससे, किससे, विनोद से, कि तुम्हारे मामा है, तो ये जो व्यक्ति है ये कौन है, विनोद के मामा है, तो विनोद इनसे नीचे वाली पीढ़ी में ही होगा, ठीक है ना। तो विनोद के मामा है। अब देखिए, रूपा की माता के इकलौते पुत्र रूपा के भाई हो गए, रूपा के इकलौते ही भाई है, और वो रूपा के मतलब ये मामा है विनोद के। अच्छा, ये विनोद के मामा है और ये भाई है, तो किसके भाई, माँ के भाई तो मामा होते हैं, तो रूपा कौन हो गई, उसकी माता हो गई। भाई माता के भाई ही तो मामा होते हैं, तो ये मामा हो गए, रूपा उसकी माता हो गई। तो वक्ता विनोद के पिता से किस प्रकार संबंधित है। अब विनोद के पिता कौन होंगे, अगर रूपा माता है तो उनके पति, ठीक है ना।
विनोद के पिताजी कौन होंगे? रूपा के पति। तो रूपा के पति होंगे विनोद के पिताजी, यही होगा ना। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे रूपा किस प्रकार, और वक्ता कौन है? रूपा, और रूपा जो लगी उनकी वो कौन लगी? पत्नी। सो द आंसर इज पत्नी। ठीक है, देखिए ये तो मैंने आपको लगा के दिखाया, बेसिक सा सवाल था कि रूपा बोल रही है कि वह मेरी माता है, जो भी एक माता है उनका इकलौता पुत्र, रूपा का भाई हो गया। और रूपा अपने भाई के लिए विनोद से कह रही है तुम्हारे मामा है, तो अगर विनोद के मामा है तो रूपा क्या वो पुत्र हो गया, ठीक है ना। तो विनोद यानी रूपा का पुत्र हो गया, तो विनोद के पिता कौन हुए? रूपा के पति, और रूपा हो गई उनकी पत्नी। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये दिशा दूरी से अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी, हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें ये वाले सवाल ना आते हों। ठीक है, जल्दी से अपना आंसर करिए और जल्दी से सवाल पढ़िए। राहुल पूर्व दिशा में चलना शुरू करता है, ठीक है, 5 किलोमीटर चलने के बाद एक्स बिंदु पर पहुंचता है, फिर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 135 डिग्री मुड़ता है और वहां, और ये 2 बार आ चुका है, ठीक है, कोई फर्क नहीं है, और वहां से फिर घड़ी की सुई की दिशा में 225 डिग्री मुड़ता है और वहां से 5 किलोमीटर चलता है। अब आरंभिक तथा अंतिम स्थिति के मध्य का अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत बेसिक सा सवाल है, बस जितना टाइम पढ़ने में लगा है उतनी देर में आपका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर करिए कमेंट बॉक्स में किसका कितना आंसर आ रहा है। क्या क्या आंसर्स आए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को अभी लाइव, वो सभी लोग जल्दी कमेंट करिए और बताइए क्या क्या आंसर्स आप लोगों के आ रहे हैं। ओके, सो देखते हैं क्या आंसर आना चाहिए। देखिए पूर्व दिशा में चला, उसका स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं ये है स्टार्टिंग पॉइंट। पूर्व दिशा में चला और कितना चला? 5 किलोमीटर चल गया, ठीक है भाई। अब वो एक्स बिंदु पर पहुंच गया, ठीक है, ये बिंदु एक्स है। फिर घड़ी की, देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, वो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में मुड़ा। तो कोई व्यक्ति मान लीजिए अपने बाएं मुड़ रहा है, लेफ्ट, या आगे जा रहा है या पीछे, कुछ भी, ठीक है ना, और फिर वहां से उल्टी दिशा में मुड़ गया, यानी कि मान लीजिए पहले वो यहाँ है, वो यहां से कहीं भी मुड़ा, कितनी भी डिग्री मुड़ा, और फिर जब लौट के आया होगा, तो एक बात बताइए, अगर 135 डिग्री वो बाएं मुड़ के फिर से दाएं अगर 225 डिग्री लौटा होगा, तो 135 से 125, पहले तो वो 135 पे ही लौटा होगा भाई, कोई व्यक्ति अपने लेफ्ट समझिएगा ऐसे मुड़ा, और फिर उधर से वो ऐसे मुड़ा, तो जब 135 गया होगा और इधर से 225 आया होगा, तो 135 पे तो वहीं रुका होगा, 135 पे वहीं रुका होगा, तो बचा कितना? जहां से वो अभी है एक्स पॉइंट पे है, वहां से केवल 90 डिग्री अपने राइट, और अब 90 डिग्री अपना राइट हो गया ये, और 5 किलोमीटर और चल गया, अब यहाँ पे है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी पूछी है, और ये बन चुका है एक हाइपोटेन्यूस, यानी कि एक विकर्ण बन चुका है, जिसको निकालने का फॉर्मूला ये होता है विकर्ण को सॉल्व करने का, स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, ठीक है ना, परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट में। तो ये हो गया 25 और ये हो गया 25, ठीक है ना, 25 25 यानी कि 50, हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना 50 को, तो 2 इंटू 25 एक ही बात है, और 25 को जब बाहर निकालेंगे तो 5 बचेगा, 5√2। सो द आंसर इज डी। आई होप कि आप लोग समझ पाते होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आ गया आपका सवाल न्याय निगमन यानी कि सिलॉक्स से, ठीक है ना, जल्दी से सवाल को पढ़िए और जल्दी जल्दी अपना आंसर करिए, ठीक है। सिलॉक्स वाला जो चैप्टर है उससे सवाल आ चुके हैं, बहुत ही जल्दी हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जिनके भी बेसिक्स रीजनिंग में वीक हैं वो जल्दी से क्लासेस के लिए तैयार रहें, और फिर हम रेगुलर कंटिन्यूस जो है वो क्लासेस भी डेली करेंगे रेगुलर बेसिस पे। जिनके भी कुछ टॉपिक्स वीक हैं, छूटे हुए हैं, समझ नहीं आते हैं, वो इन वीडियोस को कवर कर लेना, आपकी रीजनिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर करिए जल्दी से। देखिए सवाल देखने में ऊपर से नीचे तक बहुत लंबा लग रहा है, बहुत कुछ भी नहीं है, 1 मिनट का पूरा सवाल भी नहीं है, बहुत जल्दी हो जाते हैं ये सवाल, ठीक है, जल्दी से बताइए।
देखते हैं क्या आंसर आना चाहिए इसका। कुछ इंक पेन है, ठीक है भाई, कुछ इंक पेन है, कुछ पेन कॉपी है, ऐसे बना देंगे। और कोई कॉपी लिंक नहीं है, ठीक है भाई, अलग बना देंगे। और सभी लिंक पेज हैं, ओके। देखिए ये पेज है और ये पेन है, कभी भी इस तरीके के कंफ्यूजन में ना रहना। कभी हम डबल पी या डबल कोई अक्षर लिख देते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए उसको क्लियर कर लेना चाहिए। निष्कर्ष पहला, कोई कॉपी पेज नहीं है। देखिए कॉपी ये रही और पेज ये रहा, ठीक है। कोई कॉपी पेज नहीं है तो हमें पता है जब इसमें आपस में संबंध नहीं दिया जाता है, कॉपी और पेज का कोई डायरेक्ट संबंध नहीं दे रखा है, तो हम इसके बारे में नहीं बता सकते हैं। दूसरा, कुछ पेन लिंक है, तो कुछ पेन लिंक है, देखो पी और एल का कोई संबंध नहीं दे रखा, तो हम कैसे कह सकते हैं। और सामने सामने हमें दिख रहा है पी का गोला अलग है और एल का गोला अलग है। और कुछ पेज लिंक है, तो कुछ पेज लिंक है, हाँ अगर सभी लिंक, देखिए हमें दिख रहा है ना इतने गोले में से पेज का इतना लिंक ने घेरा हुआ है, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल तीसरा अनुसरण करता है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है ये, क्योंकि ये फैक्ट्स पे डिपेंड नहीं होता। इसमें जो बोल दिया, जैसे बोल दिया, हमें वही मान के आंसर करना होता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, कभी पढ़िएगा मुझसे तो आपको बहुत मजे आएंगे इस चैप्टर को पढ़ने में। ठीक है, तो हम चलते हैं अगले अपने सवाल की तरफ। 10वां सवाल ये है, निष्कर्ष, कथन निष्कर्ष आपको ग्रेटर देन लेस देन एक दे रखा है, इसको लगाइए और जल्दी से अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए इजी सवाल है इसमें भी। देखिए इसमें बीच बीच में आप देख रहे होंगे कॉमास का यूज हुआ है। तो पहले तो हम इसे एक इक्वेशन बना लेते हैं पूरी, और एक इक्वेशन अगर बनेगी तो देखिए ए और ये बी, अब बी से बड़ा है एम और एम बड़ा है डी से और डी बराबर है एफ के। तो ये पूरा बन गया ए बी एम डी एम एफ डी, सभी आ चुके हैं इसमें। पहला पूछा गया है बी बड़ा है डी से, बी इज ग्रेटर देन डी। देख लेते हैं भाई, देखिए ये दोनों तो बी और डी के बीच में आपस में टकरा गए, तो नहीं बता सकते हैं कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, तो पहले का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। ए बड़ा है बी से, तो देखिए ए बड़ा या बराबर है, कंफर्म नहीं कहा जा सकता। एम बड़ा है एफ से, तो एफ ये रहा, एम ये रहा, तो देखिए हाँ डी और एफ बराबर है, अगर ये एम डी से बड़ा है तो एफ से भी बड़ा है, तो इसका भी केवल थर्ड आंसर सही है। ओके, सो ऐसा कोई ऑप्शन, हाँ ई ऑप्शन हमें दिख रहा है, केवल तीसरा अनुसरण करता है। ठीक है, बेसिक से सवाल है ये। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम, और 11वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों के सार्थक क्रम को दर्शाता है। अध्याय पहला, विषय सूची, संदर्भ सूची, प्रस्तावना और भूमिका। हमें इसे क्रम में लगाना है, सार्थक क्रम में, और फिर बताना है इसका जो सही क्रम है वो क्या होना चाहिए। देखिए ये बुक में जो चैप्टर दिए होते हैं उनका एक क्रम है, मतलब चैप्टर से मतलब है एक बुक जहां से स्टार्ट होती है और जहां पे एंड होती है। तो देखते हैं कितने लोगों ने बुक अभी तक ध्यान से पढ़ी है। अदरवाइज कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनके आसपास बुक रखी होगी, वो बुक खोल के देख रहे होंगे, तो सबसे पहले विषय सूची आ रहा है, संदर्भ सूची आ रही है, भूमिका आ रहा है, उन्हें शायद अभी तक कंफर्म नहीं होगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से बताइए, चाहे चीटिंग करिए या बुक को देखिए या खुद के दिमाग से बताइए, लेकिन जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ओके, इतना समय काफी है, इसका जो आंसर है वो सी होगा। क्योंकि देखिए सबसे लास्ट में इनमें से एक बात कंफर्म है, संदर्भ सूची आती है, ये होता है रेफरेंस वाला। ठीक है ना, रेफरेंस का जो रेफरेंस होता है उसको बोलते हैं संदर्भ सूची, और रेफरेंस हमेशा सबसे लास्ट में होता है। संदर्भ सूची से जस्ट पहले होता है अध्याय, इसका मतलब है तो 3 और 1 सिर्फ सी ऑप्शन में है, मैंने तो केवल इसी दिक को देख के बता दिया। आप देखते हैं इसका क्रम क्या है।
देखिए सबसे पहले होती है भूमिका, एक्नॉलेजमेंट। आपने किसी भी बुक में देखा होगा एक पूरी मतलब एक्नॉलेजमेंट लिखा होता है कि किसको बुक जो है वो डेडिकेट करना चाह रहे हैं, किस किसने सपोर्ट किया, एक पूरा किसी भी बुक को छपते टाइम ऊपर उसका एक्नॉलेजमेंट भूमिका दे रखी होती है, किस किसकी भूमिका है इस बुक में। फिर सेकंड नंबर पे आप देखोगे तो विषय सूची होती है, कंटेंट्स होते हैं, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, इस तरीके से। फिर उसके बाद आप देखोगे एक प्रस्तावना होती है, प्रस्तावना किसी भी चीज की स्टार्टिंग, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, सभी को चीजों को मिला के अध्याय स्टार्ट हो जाते हैं, और सबसे लास्ट में आ जाता है संदर्भ सूची, रेफरेंस, ठीक है। जनरली हम कॉम्पिटिटिव बुक्स में देखें तो नहीं मिलता है, लेकिन अगर हम साइंस या कुछ ऐसे प्रैक्टिकल वाली बुक्स को देखें, जैसे कि कुछ लोग थीसिस लिखते हैं और या कोई बुक लिखते हैं, तो लास्ट में इतनी मोटी मोटी बुक्स है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा पॉइंट कहाँ से लिया गया है, कौन सा। तो एक रेफरेंस दे देते हैं कि ये बुक का ये पेज नंबर की जो लाइन है वो इन वाले राइटर के बुक से ली गई है, या इस तरीके से कोई भी संदर्भ दे देना, ठीक है ना, तो वो कहलाती है संदर्भ सूची। सो द आंसर इज सी ऑप्शन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए भागों में से निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। ये आपको 3 भाग दे रखे हैं, इनको जोड़ के आप कौन सी आकृति बना सकते हैं, ठीक है ना। बचपन में बहुत खेल खेले हैं इस तरीके से ब्लॉक्स जोड़ने के, और वही सारी चीजें हमारी, देखिए रिलेशन है, दिशा दूरी चल के जाना, है ना। कोई भी चीज बहुत बेसिक बेसिक से चीजें आती है रीजनिंग में। रीजनिंग तर्क शक्ति है, आपकी जो चीजें आप करते हो उसे कितनी शार्पनेस के साथ सोच पा रहे हो, वही रीजनिंग है ना। रीजनिंग को कभी बहुत थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ना लीजिएगा, बहुत बेसिक सा सब्जेक्ट लीजिए, तो आप बहुत इजीली रीजनिंग को सीख पाएंगे खेल खेल में, ठीक है ना। बहुत जल्दी हम खेल खेल में क्लासेस स्टार्ट करेंगे, रीजनिंग हम कब सीख जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। जल्दी से कमेंट करिए अपने अपने आंसर्स को कि आंसर क्या होगा इसका। ओके, चलिए देखते हैं इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि सी में देखिए एक पार्ट ये दिखाई दे रहा है, एक पार्ट ये पूरा दिखाई दे रहा है, और एक पार्ट इसको अगर हम इधर से देखेंगे तो ये वाला पार्ट भी दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। सो आंसर इज सी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 13 से 15 तक एक घन के, देखिए अब 13, 14, 15 जो सवाल है वो घन के चैप्टर से दे रखा है। देखिए अगर आप यूपी के एग्जाम्स की लेटेस्ट बात करेंगे तो अभी जेल वार्डर का जो एग्जाम हुआ था या लास्ट जो एग्जाम्स है उसमें घन के जो सवाल हैं यानी क्यूब के, वो काफी हद तक पूछे जा रहे हैं हर एग्जाम में। तो उन लोगों के लिए जो स्पेशली यूपी के टारगेट कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका है, तो वो इसके बेसिक्स और इस सवाल के मतलब इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करना जरूर सीख लें, ठीक है। तो देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं इसका आंसर। तो एक घन के सभी पृष्ठों को रंगा गया है, इसे सामान्य आकार के 64 घने घनों में बांटा जाता है। तो प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला, काले विपरीत पृष्ठ वाले कितने घन हैं, यानी इसे सभी पृष्ठों को रंग दिया गया है और मान लीजिए काले से ही रंगा गया है, ठीक है ना। तो काले विपरीत पृष्ठ वाले कितने घन हैं बताइए। देख लेते हैं। देखिए विपरीत पृष्ठ वाले, अगर हमने पूरा रंगा है किसी भी घन को कंप्लीटली
तो देखिए विपरीत घन वाले का मतलब हो जाएगा जो दो फलक जिसके रंगे होंगे, दो फलक, देखो जीरो वाले विपरीत कहां से, जिसमें कोई फलक दिखाई नहीं देता, एक वाले का एक दिखाई देगा, है ना। अब दो वाले कितने दिखाई देंगे, और उसका जो फॉर्मूला होता है दो वाले का वो एन ये होता है, और एन की वैल्यू होती है बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। अगर 64 बराबर भागों में बांटा गया है तो हम 4/1 ले लेते, बड़े घन की भुजा 4 और 1, तभी तो उसका घन 64 आएगा, ठीक है ना। तो n की वैल्यू हुई 4 और 4 में से 2 गए 2, तो 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24। सो द आंसर इज 24। 24 ऐसे होंगे जिनके दो फलक रंगे होंगे, दो फलक रंगे होंगे तो उनके दोनों विपरीत काले से ही रंगे होंगे। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगले वाले सवाल की तरफ जाएंगे। इसमें पूछा गया कितने घनों के सभी पृष्ठों को रंगा नहीं गया है, यानी पूरे घन को रंगा गया है तो ऐसे कितने पृष्ठ होंगे, यानी ऐसे कितने घन होंगे जिनका कोई पृष्ठ रंगा नहीं होगा। ये भी बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूले से तुरंत निकल आता है आंसर, तो आप जल्दी से अपना आंसर करिए, फिर हम देखते हैं कितने लोगों ने सही आंसर किया है। देखिए बहुत छोटा सा सवाल होता है ये भी। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n-2 का होल 3, और n की वैल्यू है यहाँ पे बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, और बड़े घन की भुजा जब 4 होगी और उसे एक सेंटीमीटर के घनों में बांटा जाएगा तभी तो 64 उसके भाग होंगे, ठीक है ना। 4 का घन 64, तो n की वैल्यू 4 है, -2 और 4 - 2 2 हो गया, और 2 का घन जो होता है वो 8 होता है। तो कितने घनों को नहीं रंगा गया है, इसका आंसर 8 है। और इस आज की वीडियो के लास्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। और देखिए जितने भी लोग अभी जुड़े हुए हैं उन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया अगर चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। जितने ज्यादा लोग जुड़ते हैं उतना ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और उतनी ही ज्यादा क्वेश्चंस कराने में हमें भी मजा आता है, ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए, ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, देखते हैं कौन जल्दी आंसर कर पाता है। और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और आगे ज्यादा से ज्यादा डेली शेयर करिए इसको, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन है कितने घनों के 3 पृष्ठों को रंगा गया है। 3 पृष्ठ कितने के रंगे गए हैं, ये तो मैंने ऑफलाइन क्लास में बहुत बार बताया हुआ है, जल्दी से अपना आंसर करिए। इसको तो शायद 5 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए आंसर करने में। देखिए जब भी कोई घन रंगा जाता है तो एक घन के जितने भी छोटे टुकड़े काटे जाते हैं उसके 3 जितने भी फलक दिखाई देते हैं, अधिकतम 3 फलक दिखाई देते हैं, और 3 उन्हीं के दिखाई देते हैं जो कॉर्नर वाले होते हैं। कॉर्नर वाले हमेशा कितने होते हैं, 8, 4 ऊपर 4 नीचे। तो इसके लिए कोई सॉल्व करने की किसी भी तरीके के फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को समझिए, चीजों को समझिए कैसे होती है, हम कैसे जल्दी कर सकते हैं, और डेली प्रैक्टिस से ये सब चीजें आपकी शार्प होंगी। तो डेली मिलते हैं 7 बजे, आप बिल्कुल प्रिपेयर रहा करिए कॉपी पेन के साथ। कल मिलते हैं इसी टाइम इसी चैनल पे।